अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सरमद इकबाल और आज हम चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको पोलराइजेशन या इंटेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं तो आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम हर स्टेप को इतनी क्लैरिटी से समझाएंगे कि आप खुद कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया जाएगा, फॉर्मूलाज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा और एग्जाम के लिए इंशाल्लाह शॉर्टकट थिंकिंग भी दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसे लेक्चर्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट सिलेबस फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टेप्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इससे आप आसानी से अपने रेलेवेंट टॉपिक्स पर जंप कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड और टाइम एफिशिएंट बना सकते हैं। सोल्यूशन शुरू करने से पहले एक नजर जो है वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर दौड़ाते हैं और पहले जो दो फार्मूलाज हैं उनके लिए डायग्राम आपके सामने इसमें देखें। ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इसका एंगल जो है वो थेटा आई या फिर थेटा पी होगा। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसका एंगल थेटा पी होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो तीसरी रे है ये रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम के अंदर जा रही है, थेटा आर कहलाता है। सबसे पहले तो ये जो थीटा पी है ये बूस्टर एंगल होगा जिस पर ये सारी की सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर प्लेन पोलराइज हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, ये जो एंगल है इसको बूस्टर एंगल कहते हैं और बूस्टर एंगल का फॉर्मूला आपके सामने है। tan थीटा बी इक्वल्स है n2 ओवर n1। n2 जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है नीचे वाली लेयर का और n1 जो है वो ऊपर वाली लेयर का। आमतौर पर हमारे पास जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एयर होते हैं, इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के बराबर होगा। तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो tan थीटा बी इक्वल्स n क्या आ जाएगा। प्यारे बच्चों, थीटा बी और थीटा पी दोनों सेम एंगल्स को कहते हैं। अगर आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हमारे पास जो फॉर्मूला है ये भी यहीं से बनाया गया है। अगर n1 को आप 1 पुट करके n2 की जगह जस्ट n पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दूसरा फॉर्मूला देखें, रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि ये जो नॉर्मल है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल जो है 180 डिग्री है। तो थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा आर इक्वल्स 180 होगा। और आप देखें यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर ये 180 है तो ये 90 है, विच मीन्स कि थीटा पी और थीटा आर दोनों को ऐड करेंगे वो भी 90 के बराबर होंगे। तो थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल्स 90 से हम थीटा आर अकेले की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इक्वल आएगी 90 माइनस थीटा पी। अगर आपको ये ज्यादा समझ में ना आ रहा हो तो हम प्रीवियस लेक्चर जो है उस पर बात कर चुके हैं जिसमें हमने ये एंगल निकालने की कोशिश की थी और एक शॉर्ट भी मौजूद है डिस्टेंस एंगल की डेरिवेशन के मुतालिक। आप चैनल में उस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बारी आती है मॉलिसेस लॉ और एम्पलीट्यूड के फॉर्मूलाज की। तो प्यारे बच्चों इस इमेज की तरफ देखें, हमारे पास यहाँ पर दो पोलराइड लगे हुए हैं, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है। इनके बीच में आप देखें कि ये बिल्कुल वर्टिकल है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये एंगल थीटा है। अगर हमें ये मालूम करना हो कि इंटेंसिटी कितनी पास हुई है तो ये फॉर्मूला तीसरे नंबर वाला इंटेंसिटी का आई इक्वल्स आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड कितना पास हुआ है तो वो एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनटू कॉस थीटा लगेगा। अब याद रखें यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है रेड कलर में कि जब इंटेंसिटी पूछी जाए तो कॉस का स्क्वायर आता है, जबकि एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो जस्ट कॉस आता है, स्क्वायर नहीं आता। और लास्ट फार्मूला जो है ये v इक्वल्स एफ लैम्डा से निकाला गया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। तो उसमें हम v की जगह c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करते हैं, तो वहीं से उस फार्मूला से f इक्वल्स c ओवर लैम्डा। इंतहाई ट्रिवियल और आसान सा फार्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया है। पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जांपल 8.1 स्टेटमेंट पढ़ें। अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस n इक्वल्स अंडर रूट 3 एट द पोलराइजिंग एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव ऑफ लाइट। अब ये इस स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है इस पर जरा नजर दौड़ाएं। ये जो स्कीमेटिक आपके सामने बनी है, तो बच्चों हमारे पास ये एयर है और ये नीचे हमारे पास ग्लास है या कोई और मीडियम हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अंडर रूट 3 है। यहाँ से इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और ये वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी हो गई और कुछ हिस्सा लाइट का जो रिफ्लेक्ट होके ये इस मीडियम के अंदर से गुजर रहा है। तो हमें पूछा गया है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि ये जो एंगल है ये नॉर्मल है और ये हमारे पास जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, इनका आपसी एंगल थीटा आर जो है ये कितना होगा। एक बात उसने ये बताई है कि ये पोलराइजिंग एंगल है जिसके ऊपर जो है लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, इसको थीटा पी कह देते हैं। याद रहे कि बूस्टर लॉ के मुताबिक जो थीटा पी है और यहाँ पर जो थीटा पी है ये दोनों सेम है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। अब अगर मैं इस थीटा आर और थीटा पी के रिलेशन के बारे में बात करूं तो मेरी नजर जो है वो जाती है इस इक्वेशन की तरफ। ये इक्वेशन आपके सामने है, ये थीटा पी प्लस थीटा आर बराबर होता है 90 डिग्री के।
अब इसमें मुझे थीटा आर निकालने में कोई दुश्वारी नहीं है, थीटा आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी के, लेकिन मुझे थीटा पी की वैल्यू अभी मालूम नहीं है। इस थीटा पी की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। याद रहे ये थीटा पी और थीटा बी जो है ब्रूस्टर का एंगल वो आपस में बराबर है, सेम होते हैं। अब ब्रूस्टर्स लॉ लगाएंगे, tan थीटा बी इक्वल्स एन। अब एक n2 ओवर n1 है और ये इक्वल्स n के क्यों है, बिकॉज अगर आपके पास पहला मीडियम एयर होगा तो n2 ओवर n1 जो वो n में कन्वर्ट हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है √3। अब थीटा बी निकालना है, तो विच मीन्स के ये देखिए tan थीटा बी इक्वल्स √3 है, थीटा बी निकालने के लिए tan इनवर्स √3 हो जाएगा जो कि 60 डिग्री होता है। और आप फाइनली इसको पुट करेंगे, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई कि थीटा आर इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी, तो विच मीन्स के 90 में से ये 60 माइनस करेंगे क्योंकि थीटा पी 60 है, तो हमारे पास थीटा आर की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 30 डिग्रीज। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर पहली एग्जांपल मुकम्मल हुई। दूसरी एग्जांपल पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इफ इट्स पोलराइजिंग एंगल इज 54.5 डिग्रीज। अब इसको सॉल्व करने से पहले इंतहाई आसान ये एग्जांपल है। हमारे पास एक तो बात याद रखने के लिए है कि थीटा बी और थीटा पी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, जो पिछली एग्जांपल भी हमने देखा कि अगर मीडियम वन जो है वो एयर हो तो एन वन बन के होता है, इसलिए ये फार्मूला tan थीटा बी इक्वल जो n2 ओवर n1 होगा प्यारे बच्चों, वो tan थीटा बी इक्वल्स n के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए tan थीटा इक्वल्स n2 ओवर n1 को हम n के बराबर लिखेंगे तो ये आ गया n इक्वल्स tan थीटा बी। अब यहाँ पर p भी लिखा, कोई बात नहीं, दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो हमें पता है कि पोलराइजिंग एंगल 54.5 डिग्रीज है। यहाँ पर पुट करेंगे, tan निकालेंगे इसका तो आंसर आया 1.4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल जो है वो 1.4 के आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। थर्ड एग्जांपल पर चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 75 वॉट पर मीटर स्क्वायर passes through an analyzer with its axis at 30 degree to the polarizer's axis. What is the emerging intensity? Emerging का मतलब होता है जो निकल आने वाली इंटेंसिटी होती है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले स्केच देखते हैं। स्केच की तरफ देखें। पहले बच्चों हमने ये पढ़ा मॉलिसिस लॉ के अंदर कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड एक फिल्टर भी या पोलराइड के ऊपर फॉल करती है, पोलराइज्ड हो जाती है। उसके बाद जब हम इसको गुजारते हैं एक और पोलराइड में तो उसको एनालाइजर कहते हैं। और ये जो हमारे पास पहला पोलराइड है या पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है, इसका जो थीटा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालूम करने के लिए कि ये एनालाइजर के पार जो इंटेंसिटी जाएगी या एम्पलीट्यूड जाएगा वो किसके बराबर होगा। अब यहीं पर उसने, आप देखें, फोकस करें इस पोलराइड और एनालाइजर या पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में और इसके बाद क्या हो रहा है। उसने कहा है कि पोलराइज लाइट जो है, जो कि पोलराइज हो चुकी है, वो एक एनालाइजर जो है उसके अंदर से गुजरती है। इसकी इंटेंसिटी 75 वॉट पर मीटर स्क्वायर, हम इसको आई नॉट मान लेंगे, ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो जो एंगल है इस पोलराइज का या इस पोलराइज लाइट का इस एनालाइजर के साथ वो 30 डिग्री गिवन है। तो इंटेंसिटी बाकी कह रही है कि बहुत ही ट्रिवियल और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। देखें, हमारे पास इंटेंसिटी आई नॉट आ गई, थीटा आ गया, आई की वैल्यू मालूम करनी है। मॉलिसिस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आई इक्वल्स आई नॉट कॉस के थीटा, वैल्यू पुट करते हैं। आई इक्वल्स आई नॉट की वैल्यू 75 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, कॉस के 30 निकालते हैं। देखिए मैंने आपके सहूलत के लिए यहाँ पर यूजफुल वैल्यूज दे दी हैं कि किस एंगल पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस के थीटा की वैल्यू क्या होती है। बेटा कॉस थीटा हमें इसलिए जरूरी है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, कॉस के थीटा इसलिए जरूरी है कि हमारे पास इंटेंसिटी के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। अब यहाँ से इस टेबल से आप याद रखना है, देखिए रेड वाली वैल्यूज हमारे पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री जो है उस पर कॉस स्क्वायर जो है थीटा, ये देखिए बेटा पहले उसने कॉस थीटा निकाला है, वो 0.86 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 0.750 होता है, उसमें वैल्यू पुट की है यहाँ पे, और 75 के साथ 0.75 जो है उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फाइनल आंसर जो इमर्जिंग इंटेंसिटी है वो 56.25 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ गई। एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट देखें, अ पोलराइज्ड लाइट विद एम्पलीट्यूड 5 यूनिट्स passes through a polarizer with electric field aligned at 60 degree to the original polarization direction. Find the amplitude after the analyzer. अब ये आपको स्टेटमेंट मुख्तलिफ लग सकती है पिछले एग्जांपल से, लेकिन ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है। उसके अंदर इंटेंसिटी की टर्म्स में बात की गई थी, इसके अंदर एम्पलीट्यूड की टर्म्स में बात की गई है और इसमें कोई फर्क नहीं। तो इस स्केच की तरफ फिर दोबारा देखें। ये बेटा पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया। उसने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है या जो वेव होगी ये 5 यूनिट्स का एम्पलीट्यूड रखती है, इसके थ्रू पास करेगी। ये जो एंगल है एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में ये 60 डिग्री है। आप बताएं कि गुजरने के बाद एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब आपको याद होगा मैंने आपसे पहले बार बार ये कहा भी था कि एम्पलीट्यूड के लिए हमें ए इक्वल नॉट कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर नहीं है। तो वैल्यूज पुट करनी है बस, और कोई मामला नहीं है। ए इक्वल्स ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट की वैल्यू 5 यूनिट्स है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। cos 60 हमने पिछले स्लाइड में देखा कुछ यूजफुल वैल्यूज के अंदर वो 0.5 होता है, तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2.5 यूनिट्स होगा। देखिए बच्चों उसने हमें एम्पलीट्यूड का कोई पक्का यूनिट नहीं दिया, उसने सिर्फ यूनिट्स लिखा है।
हम भी एंड में यूनिट्स लिखेंगे। ये यूनिट्स भी लिखना जरूरी है, इसके बगैर आपका 1 मार्क जो है वो कट सकता है बोर्ड के पेपर में। अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ एग्जांपल्स के बाद। एक बात याद रखें बच्चों के एग्जांपल्स भी जो है न्यूमेरिकल की तरह ही वेटेज रखती हैं और ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और कोई भी एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जगह एग्जांपल भी पेपर में दे सकता है, इसलिए उनको भी तैयार किया करें, छोड़ा ना करें। अब प्रॉब्लम नंबर 8.1 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहता है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट फाइंड द इंटेंसिटी व्हिच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। तो अब ये देखें कि ये किस बारे में बात हो रही है, इस स्केच को देखें दोबारा। तो अब से पहले जो हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया वो इस पोलराइजर के बाद गुजरने वाली लाइट जो है वो एनालाइजर में से गुजरती थी, इंटेंसिटी कितनी रह जाती थी, इस बारे में बात करते थे। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर वो ये बात कर रहा है कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर में से गुजरे तो इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, कितनी पास नहीं की और कितनी रह जाएगी। तो अब इसमें एक रूल ऑफ थंब आप याद रखें कि जब भी किसी पोलराइजर में से अनपोलराइज्ड लाइट गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ रह जाती है। इंटेंसिटी का मैक्सिमम जो है आई नॉट, उसका 2 आप डिवाइड कर दें, ये रह जाएगी। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल पर वापस चलते हैं। देखें, इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हमें पता है कि अगर आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी रह गई है, आधी इंटेंसिटी रह गई है, तो कितनी पीछे छोड़ आए हैं, कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी जज़ब होगी। तो बेटा बाकी की जो आधी है वो इसमें जज़ब हो चुकी है, वो हमारे पास ट्रांसमिट नहीं हो चुकी। तो ये तो हमें सीधा सीधा भी नजर आ रहा है, लेकिन इसको हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सूरत में लिखना भी, तो आप देख सकते हैं नॉन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम में से जो ट्रांसमिट होगी उसको माइनस करेंगे, तो आई नॉट में से आई नॉट बाई 2 माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि जो नॉट ट्रांसमिटेड है वो आई नॉट बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हल हुआ। दूसरा प्रॉब्लम देखें, अ पोलराइज्ड लाइट बीम पासिस थ्रू अ पोलराइजर एट 45 डिग्रीज, इनिशियल इंटेंसिटी जब 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ट्रांसमिट इंटेंसिटी क्या होगी। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, हमने पहले एग्जांपल भी 2-4 इस तरह की आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है मॉलिस लॉ का, आई कोसाइन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास आई नॉट की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, वैल्यूज पुट करेंगे, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2 होता है, इसका स्केल लेंगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा, विच मींस कि 100 का हाफ जो कि 50 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आया। और प्रॉब्लम 2 जो है ये भी बहुत आसान है। प्रॉब्लम्स 3 और 4 पे चलते हैं, ये थोड़े से ट्विस्टेड हैं। 3 बहुत आसान है लेकिन 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रॉब्लम 3 को पहले डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, एम्पलीट्यूड इक्वल्स 10 यूनिट्स, फाइंड एम्पलीट्यूड पासिंग थ्रू द पोलराइजर। तो आप जानते हैं कि बिल्कुल ये सेम टू सेम एग्जांपल को ही रिपीट किया गया है। हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है उसका वैल्यू चेंज की गई है और एंगल चेंज किया गया है। फॉर्मूला वही लगेगा, ए इक्वल्स ए नॉट कॉस थीटा। आपको फिर याद दिलाता चलूं कि इंटेंसिटी में कॉस स्क्वायर होता है और एम्पलीट्यूड में कॉस थीटा होता है। तो ए नॉट की जगह 10 पुट करेंगे, थीटा की जगह 30 पुट करेंगे, कॉस 30 0.86 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8.66 यूनिट्स आ जाएगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम 4 की तरफ। इसको जरा गौर से देखिए, वो कहता है व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन पोलराइड लाइट एंड एक्सिस ऑफ अ पोलराइड फिल्टर टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाय 85%। देखिए बच्चों, वो पूछ रहा है कि इंटेंसिटी को 85% रिड्यूस करना है, यानी कि सिर्फ 15% रह जाए, तो बताएं कि क्या एंगल होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर सबसे पहली बात वो ये कि 85% रिड्यूस करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 85% जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, सिर्फ 15% हमारे पास पास हुई है, विच मीन्स कि आई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम का 15% होगी। लेकिन जब भी परसेंटेज को आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो याद रहे कि आपने वो जो नंबर होगा, जैसे कि 15 है, पॉइंट के बाद 15 लगा देना है, तो ये एक नंबर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने परसेंटेज को एज ए नंबर यूज करना है तो आपने क्या करना है कि 15 को 0.15, जैसे कि 85 को आप 0.85 लिख सकते हैं। अब ये जरूर याद रखना है कि 0.15 पाई नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये गिवन है। अब हमें मालूम करना है कि ऐसा किस एंगल पर होता है। अब हमें पता है माइनस आई को साइन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, यहां से आई नॉट दोनों तरफ आ गए, आई नॉट और आई नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 0.15 के बराबर आगे देखें सामने आ गया। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 0.15 का अंडर रूट आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर, तो 0.15 का अंडर रूट जो है 0.387 के बराबर होता है। और जब हमें मालूम करना है एंगल, तो कॉस इनवर्स लेंगे इसका, तो एंगल हमारे पास आता है 67.2 डिग्रीज। इसको एक बार फिर रिपीट करके देख लीजिएगा, और ये याद मत भूलना कि 85% रिड्यूस हुई है, तो जो बाकी रह जाएगी 15% वो इंटेंसिटी हम यूज करेंगे 85 का, यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही काम है। प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलेंगे। देखिए क्या कहता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है आई नॉट वो 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इंसिडेंट है दो पोलराइड्स पर। एक पहला पोलराइड है उसका थीटा जो है वो 50 डिग्री है, दूसरा पोलराइड जो उसका थीटा 20 डिग्री है वर्टिकल के साथ। दोनों फिल्टर से गुजरने के बाद इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, ये हमें पता लगाना है। देखें, ये इसको हमने गौर से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब ये स्केच देखें, वो कहता है कि
अनपोलराइज्ड लाइट है यहाँ से वो गुजरेगी, ठीक है, पहले पोलराइड से और फिर दूसरे पोलराइड से, एंड में क्या इंटेंसिटी रह जाएगी। अब इस स्केच में आप देख सकते हैं कि अब तक हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनमें पहला पोलराइजर जो होता है वो बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड होता है, दूसरा फिर उससे किसी न किसी एंगल पे होता है थीटा। ये जो थीटा है ना एनालिसिस लॉ के अंदर, ये बेसिकली ये पहला पोलराइजर और दूसरा एनालाइजर इसके बीच में एंगल को कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारी मिसाल के अंदर ना तो पोलराइजर जो वन है ये बिल्कुल वर्टिकल है और ना ही दूसरा तो वर्टिकल है ही नहीं, उसका तो पहले भी एंगल होता है। तो आपने याद रखना है कि जो मल्टीपल लॉ के अंदर थीटा होता है वो इन दोनों के बीच में एंगल को कहते हैं। तो हम यहाँ से करें कि हमारे पास 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर की लाइट जो है वो इस पोलराइजर से पास करेगी। काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमें इतना पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ रह जाती है। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले देखें कि फर्स्ट पोलराइजर के पास गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी होगी जिसको मैंने I1 का नाम दिया है, यानी कि यहां से गुजरने के बाद I1 होगी, आगे से गुजरने के बाद I2 होगी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द हाफ। तो 15 का हाफ जब वो कितना आ गया 7.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी को 2 पे क्या करना है डिवाइड किया। अब ये एक वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब इसने गुजरना है इस एनालाइजर से, तो अब इसका और इसका एंगल कितना है वो निकालेंगे। तो बेटा अगर इसका एंगल 50 डिग्री है वर्टिकल से, इसका एंगल जो है वो 20 डिग्री वर्टिकल से, तो इनका आपस एंगल कितना होगा, तो आपने बड़ी में से छोटी वाली को माइनस करना है। तो थीटा जो उनके दोनों के दरमियान है वो 50 माइनस 20 इक्वल्स कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब इसको मल्टीपल में पुट करेंगे, जो फाइनल इंटेंसिटी जिसको मैं I2 का नाम दूंगा जो बराबर है I1 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 7.5 और cos स्क्वायर 30 जो 0.75 होता है, 7.5 का 75% एक तरह से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई I2 इक्वल्स 5.62 वॉट पर मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 6 पर चलते हैं जो कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल और एक एमसीक्यू भी आ सकता है, काफी मशहूर एमसीक्यू है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, टू पोलराइजिंग शीट्स पैरेलल बाय व्हाट एंगल मस्ट आइदर बी रोटेटेड टू ड्रॉप इंटेंसिटी टू हाफ। इसको स्टेटमेंट को समझने के लिए इस स्केच पर वापस आते हैं। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। इनके बीच के जो ये एंगल थीटा है ये डिटरमिन करता है कि इंटेंसिटी जो यहाँ से एनालाइजर पर गुजरेगी वो कितनी रह जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि किस एंगल तक इसको रोटेट करें कि इंटेंसिटी जो है वो इनिशियल का हाफ रह जाए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें हमें इतना पता है कि इंटेंसिटी हमें जो चाहिए वो मैक्सिमम का हाफ चाहिए। तो किस एंगल पर ये होगा, तो ये एंगल मालूम करने के लिए मल्टीपल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। आई इक्वल्स आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आई की वैल्यू हमें पता है कि हमें मैक्सिमम का हाफ चाहिए, पुट कर देंगे 0.5 आई नॉट। ये आई नॉट और आई नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 0.5 इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें ये यही लिखा हुआ है। अब देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा रह जाएगा और 0.5 को अंडर रूट में हमने कन्वर्ट कर दिया। 0.5 का अंडर रूट जो है वो 0.707 होता है। तो थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 0.707 करेंगे तो ये थीटा रह जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे रोटेट करने पे इंटेंसिटी जो है वो इनिशियल का हाफ रह जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं बेटा। वो कहता है फाइंड पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ग्लास n इक्वल्स 1.5 यूज्ड एज अ पोलराइजर इन एयर। अब देखिए ये क्या बात कर रहा है, ये बात ये कर रहा है कि हमारे पास ये एयर है और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये हमारे पास बाउंड्री से जो रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाएगी ये पोलराइज्ड होगी। तो हम एक तरह से ग्लास और एयर की बाउंड्री को एज अ पोलराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें थीटा पी और थीटा आर यानी कि ये पोलराइजिंग एंगल और ये रिफ्रैक्शन एंगल दोनों मालूम करने हैं, इन दोनों का हमें नहीं पता। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा गौर से देखें, रिज्यूम करते हैं हम सोल्यूशन को कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है कि n टू 1.5 n1 इक्वल्स 1 है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जब हमारे पास पहला मीडियम एयर होता है तो फॉर्मूला tan थीटा पी इक्वल्स n होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स चाहिए। अगर थीटा पी मालूम करना है, थीटा पी इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स n और थीटा पी इक्वल्स tan इनवर्स ये जो है यहाँ पर 1.5 पुट करेंगे यहाँ से, तो tan इनवर्स 1.5 होता है 56.3 डिग्री। ये हमारे पास पोलराइजिंग एंगल थीटा पी आ गया। अब अगर हमारे पास पोलराइजिंग एंगल आ गया है तो थीटा आर कैसे मालूम करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन भी आती है कि थीटा पी प्लस थीटा आर 90 डिग्री की होता है। तो थीटा आर बराबर किसके होगा 90 डिग्री माइनस थीटा पी। तो 90 में से 56.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 33.7 डिग्रीज। तो इस तरह थीटा पी और थीटा आर हमने दोनों मालूम कर लिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं हम। तो बच्चों देखो वो कहता है कि एट व्हाट एंगल विल लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखिए हमें ये जानना है कि ये अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो तो ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। तो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि थीटा पी इक्वल होता है tan इनवर्स
जो कि हमारे पास n होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि tan थीटा p इक्वल्स n के होता है, तो वहीं से इक्वेशन निकालिए, थीटा p इक्वल्स tan इनवर्स और 1.33 पुट कर दिया तो आंसर है 53.15.25 डिग्रीज। थीटा p इक्वल्स कितना आ गया, राउंड ऑफ करके 53 डिग्रीज। अब चलते हैं नॉन न्यूमेरिकल की तरफ, तो इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वो कहता है कि a beam of unpolarized light is incident on a stack of four polarizing sheets that are lined up so that the characteristic direction of each is rotated by 30 degree clockwise with respect to the preceding sheet. What fraction in percentage of the incident intensity we transmitted? देखें, अनपोलराइज्ड लाइट को हमने चार पोलराइजिंग शीट्स जो हैं उनके ऊपर फॉल करवाया। हर शीट जो है वो पहली वाली से 30 डिग्री रोटेट की हुई है क्लॉकवाइज। गौर से सुने, अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको हमने चार शीट्स के थ्रू गुजारना है और हर शीट जो वो पिछली वाली से क्या है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की हुई है। अब हमने स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट देखें, यहां से करते हैं। जब पहली शीट पर लाइट पड़ेगी तो जो इंटेंसिटी है उसका हाफ हो रह जाएगा। इतना हमें पता चल गया कि जो पहली के बाद इंटेंसिटी मिलने वाली है वो शुरू वाली इंटेंसिटी का हाफ होगा, तो ये 1/2 आई आ जाएगा, I1। अगले पोलराइजर से गुजरने के बाद क्या होगा, हमें इतना पता है कि दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। हमने यहाँ पर मर्लिस लॉ लगाया कि जो इंटेंसिटी हमें दूसरे के बाद मिलेगी वो पहले वाली इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, वो रह जाएगी। अब कॉस स्क्वायर 30 जो होता है बेटा वो 0.75 यानी कि 75% होता है। तो I1 अगर हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी आई थी, उसको हम यहाँ से पुट करके वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 की, तो कॉस स्क्वायर 30 विच मीन्स कि 75% जो है वो 0.37 रह जाएगा आई का। अब देखिए थर्ड के पास गुजरेगी तो हमें फिर अब इसका भी क्या करना है, 75% चाहिए, हम फिर पुट करेंगे तो 0.281 रह जाएगी। और उसके बाद जब 4 होगी तो 0.281 को फिर से 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.211 रह जाएगी। अब ये एक बात यहाँ पर नोटिस करें कि जो I1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर 1/2 आई पुट की है, तो 1/2 की जगह 0.5 को हमने लिया हुआ है, तो बेसिकली 0.5 आई को हमने 75 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। ये स्टेप बीच में मिसिंग है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। और अब एंड में क्या रह गया, फाइनल इंटेंसिटी हमारे पास 0.211 आई। तो अगर मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 21% इनिशियल इंटेंसिटी का। ये हमारा फाइनल आंसर है कि हमारे पास चार पोलराइजिंग शीट्स के बाद जो इंटेंसिटी रह जाएगी वो 21% रह जाएगी इनिशियल इंटेंसिटी का। आखिरी दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत ही आसान है आखिरी दो न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 10 देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 10 कहता है a polarizer and an analyzer have their axes aligned at 60 degree. What is the fraction of the initial intensity that emerges? कितना आसान है बच्चों, देखो ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल जो 60 डिग्री है, कितनी इंटेंसिटी रह जाएगी। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आई इक्वल्स cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह 60 पुट करेंगे तो 0.5 आ गया। 0.5 का स्क्वायर जो है वो 0.25 होता है, या आप ऐसे कह लें कि cos स्क्वायर 60 डिग्री 0.25 के बराबर होता है, विच मींस के हमारे पास जो इंटेंसिटी रह जाएगी वो 0.25 यानी कि 25% इनिशियल का रह जाएगी। अगर फ्रैक्शन में आंसर निकालना हो तो आई को आई नॉट से डिवाइड, ये आई नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बराबर रहेगा 0.25 के, तो आंसर हमारा आ गया, फ्रैक्शन जो है 0.25। और आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं 11वां, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ द ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी अज्यूमिंग इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही आसान, इंतहाई आसान, मे भी सबसे आसान इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, अगर आपको v इक्वल्स एफ लैम्डा या फिर जो हमने फॉर्मूला एंड में लिखा था वो आता हो। नजर तो इस पे बेटा हमें इतना पता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स की वेवलेंथ 3000 किलोमीटर है और जो इनकी स्पीड होगी वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। हमें इनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होगा सी ओवर लैम्डा। अब सी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन देखें ना, हमें लैम्डा को पुट करना है तो ये हमें वैल्यू दी गई है किलोमीटर्स में, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो किलो 1000 होता है, तो 3000 के साथ 1000 और आ गया, तो ये जो 3 सिफर थे, 3 सिफर और मिलके ये बन जाएगा 300,000, विच मीन्स कि ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ इसका आंसर है। तो ये डिवाइड होकर 100 बन जाएगा और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी रह जाएगी, 100 हर्ट्ज। अब एक बार फिर समरी आपके सामने फॉर्मूलाज की दोबारा याद कर सकते हैं, और ये बात याद रखना है कि इंटेंसिटी के लिए cos स्क्वायर थीटा, एम्पलीट्यूड के लिए cos थीटा, और ये हमारे सारे न्यूमेरिकल्स पूरे हुए। इनको अलग-अलग आपने इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करना है, और कभी भी किसी न्यूमेरिकल को नंबर से याद नहीं रखते। और दूसरा, क्लैरिटी होनी चाहिए ज़हन में, आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए, आधा न्यूमेरिकल वहीं पे हल हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।